आखिरकार चुनाव नतीजे के 10 दिन के बाद केरलम को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। केरलम की राजनीति में ये बात हमेशा कही जाती है, यहाँ मुख्यमंत्री सिर्फ विधायक नहीं चुनते, यहाँ पर समीकरण चुनते हैं। और इस बार कांग्रेस हाईकमान को भी आखिरकार वही करना पड़ा जो केरलम की जमीन चाहती थी। राहुल गांधी की पसंद कौन थे, दिल्ली दरबार किसके साथ था और आखिर क्यों आखिर वक्त में पूरा गेम पलट गया। आज कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में 7 मई को मीटिंग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से चर्चा के बाद तय किया गया कि केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे, जो अब तक विपक्ष के नेता रहे। It has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Can build a team. That team will create many things. It will change Kerala. It will be a new era. A new Kerala. That is our target. We know that we are going through the tough times. Fiscal situation of Kerala is vulnerable. Even then, we are hopeful that we can change. सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद वीडी सतीशन ने इसे देवीय कृपा करार दिया। साथ ही ये भी बोले कि मैं वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला समेत सभी नेताओं को अपने विश्वास में लूंगा, अपने साथ लूंगा। वैसे भी केरला में सतीशन का मजबूत जनाधार बताया जाता है। विपक्ष के नेता रहे वो अभी तक। उनकी अगुवाई में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूडीएफ ने जीते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी तो राहुल के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे बताया गया। रेस में वेणुगोपाल सबसे आगे बताए गए। वजह, वो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनके साथ उनके आप कह सकते हैं राजनीतिक गुरु की तरह आजकल दिखाई देते हैं बीते 5-6 सालों से। लेकिन इस बार कांग्रेस ने केरल में करीबी से अधिक जमीनी नेता को चुना है। यहां तक कि 11 मई को दिल्ली में राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की थी। उस मुलाकात ने भी यही मैसेज दिया कि शायद फैसला हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि जब केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की पसंद थे, फिर वीडी सतीशन ने सीएम की रेस कैसे जीत ली, आप भी ये सोच रहे होंगे। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सतीशन को सीएम चुने जाने के बाद केसी वेणुगोपाल, जो कि पीछे छूट गए इस रेस में, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। High decided V.D. Satishan as a chief ministerial candidate for chief minister for Kerala government. Wholeheartedly, I am welcoming that decision. I am congratulating V.D. Satishan for this position. I think that people of Kerala has given a big verdict for the UDF. The government under the leadership of V.D. Satishan can fulfill the aspirations and promises of the people of Kerala. अब सवाल ये कि क्या सतीशन साहब के सीएम बनने की द केरल स्टोरी में सबसे बड़ा रोल आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी की पसंद किनारे लग गई और आईयूएमएल की पसंद सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक ये लगभग तय माना जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल ही केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। सब कुछ उनके पक्ष में दिखाई दे रहा था। आलाकमान भी था, स्थानीय विधायकों का समर्थन भी था। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला सिर्फ पसंद से नहीं, नंबर से होता है। और यही वो जगह थी जहां कांग्रेस को एहसास हुआ कि केरल में उसकी सरकार अपने दम पर नहीं, सहारे पर खड़ी है। और यहीं से एंट्री होती है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, यानी आईयूएमएल ने साफ संकेत दिए कि उन्हें वेणुगोपाल मंजूर नहीं है। पार्टी खुलकर वीडी सतीशन के पक्ष में खड़ी हो गई। और गौर करने वाली बात यह कि यह विरोध सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा। प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। वायनाड में पोस्टर और राजनीतिक संदेशों के जरिए यह तक कहा जाने लगा था कि जो हाल अमेठी में हुआ वही वायनाड में भी हो सकता है। दरअसल कांग्रेस समर्थक ने सतीशन के सीएम बनाने के समर्थन में वायनाड में पोस्टर लगाए थे। इसमें लिखा था, राहुल और प्रियंका वायनाड को भूल जाओ, यहां फिर नहीं जीतोगे, वायनाड अगला अमेठी होगा। समर्थकों ने हाईकमान को चेताया कि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया तो ठीक नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि मुस्लिम लीग के दबाव की वजह से कांग्रेस आलाकमान को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और केसी वेणुगोपाल की जगह सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री चुना गया। वायनाड सीट पर बहुत इंपॉर्टेंट है
मुसलमान का वोट बैंक। और वायनाड सीट राहुल गांधी भी सांसद रह चुके हैं और प्रियंका गांधी वहां की सांसद। ऐसे में मुस्लिमों को नाराज करना मतलब आईयूएमएल को नाराज करना मतलब अपनी सरकार को संकट में डालना। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बार कांग्रेस की सिर्फ सहयोगी दल नहीं है, वो सत्ता की चाबी लेकर बैठी हुई है। केरल में विधानसभा की 140 सीटें आप सब जानते हैं, बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 63 सीटें ही जीत पाई है। केरल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 71 है और कांग्रेस 63 सीटों पर सिमट गई, यानी कि बहुमत के आंकड़ों से वो 8 विधायकों का और उसको समर्थन चाहिए होता। सरकार बनाने के लिए उसे सहयोगियों की जरूरत थी। अपने दम पर सहयोगियों में सबसे ताकतवर आईयूएमएल बनकर उभरी है, यूडीएफ की सेकंड बड़ी पार्टी। ऐसे में कांग्रेस आईयूएमएल को नाराज नहीं करना चाहती थी। आईयूएमएल ने केरलम की 27 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटें जीती हैं। यूडीएफ में तीसरी बड़ी पार्टी है केरल कांग्रेस यानी केईसी, जो 7 सीटों पर जीती है। वहीं यूडीएफ में शामिल अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिली हैं। अब अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो केरलम को तो नया मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नए मंत्री जी लोगों को काम कब मिलेगा? मंत्री बन गए पर कामकाज कुछ नहीं है। 10 मई रविवार को शपथ हुई, तस्वीरें उस वक्त की हैं। सोमवार को अटकलें गर्म हुई, मंगलवार को और अटकलें गर्म हुई, बुधवार तक इंतजार और ज्यादा बढ़ गया और आज तो गुरुवार की शाम है, करीब 7:30 बजने वाले हैं। गुरुवार भी गुजर रहा है, लेकिन अभी तक विभागों का आवंटन यूपी में नहीं हो सका है। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। सीएम की यह मुलाकात करीब 3 बजे हुई, जो करीब आधे घंटे चली। योगी और शाह के बीच ये मुलाकात यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार हुई है। सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई होगी। ऐसे में अब उम्मीद है कि बहुत जल्द नए मंत्रियों को विभाग मिल जाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी में संगठन, निगमों और आयोगों में खाली पदों पर भी तैनाती की जानी है। लेकिन अभी सबसे अधिक चर्चा यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर है, जिसमें 6 नए चेहरे शामिल किए गए थे। 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। वहीं अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार मिला था। ऐसा करके ये दावा किया गया कि जाट, ब्राह्मण, अति पिछड़ा, गुर्जर सभी समीकरण इस बार साध लिए गए हैं। दरअसल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सभी कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, लेकिन शपथ के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नए मंत्रियों को नया विभाग क्यों नहीं मिला, इसके पास कोई जवाब नहीं है। सबसे अधिक चर्चा उन मंत्रियों की है जिन्हें कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, क्योंकि इन 4 मंत्रियों के लिए 4 बड़े मंत्रालय चाहिए होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अभी 34 विभाग खुद उनके पास है और दिलचस्प बात यह है कि इनमें कई ऐसे विभाग भी शामिल हैं जिनमें कई ऐसे हैं जो पहले दूसरे मंत्री लोग संभाल चुके हैं, लेकिन अब वो मंत्रालय सीधे मुख्यमंत्री के पास है। मिसाल के तौर पर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, खाद्य एवं रसद विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, राज्य कर एवं निबंधन विभाग, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग। ये मंत्रालय पहले दूसरे विधायकों के पास थे, लेकिन उनके इस्तीफे होने के बाद अब सब मुख्यमंत्री खुद संभाल रहे हैं। अब ये विभाग सीएम योगी के पास है। ऐसे में हो सकता है कि जो 4 नए मंत्री बने, जिनका नाम मैंने आपको बताया, उनको इन्हीं में से कोई विभाग मिल जाए। हालांकि फेरबदल भी हो सकता है। इस बीच चर्चा एक और नाम की हो रही है और वो नाम है AK शर्मा का। AK शर्मा के पास वर्तमान में 2 महत्वपूर्ण विकास हैं, नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय। 2 अति इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। इन दोनों विभागों को सरकार में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई व्यवस्था में कुछ संतुलन बदलेगा, क्या कुछ जिम्मेदारियां इधर से उधर की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी तैर रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो उनकी नजर गृह विभाग पर है, क्या ब्रजेश पाठक का भी पोर्टफोलियो दाएं बाएं किया जा सकता है, जो दूसरे डिप्टी सीएम है। हालांकि राजनीति में चाहत और हकीकत के बीच की दूरी कई बार बहुत लंबी होती है।